बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.7 सॉल्व करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। यहाँ हम ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर की हर एक ब्रांच में हमको करंट फाइंड करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट की डायरेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमको गिवन ही है, मीन्स यहाँ पर ये बैटरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट इस तरीके से जा रहा है, ऐसे गया, यहाँ पर आकर करंट इन दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, फिर और आगे जाकर अगेन वो टू ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाता है, और फिर ये वाला करंट ये करंट मिलके यहाँ पर आते हैं और वापस से ये करंट यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाता है। मीन्स जितना करंट यहाँ है उतना ही करंट यहाँ पर आ जाता है। तो अब हमको हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करना है, तो हमारे पास इसके लिए टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड कि हम किरचॉफ रूल्स में जो सेकंड रूल है वोल्टेज रूल, उसको अप्लाई करके इक्वेशंस बनाएं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आई की वैल्यू हर एक ब्रांच में फाइंड कर लें। काफ़ी लेंथी हो जाता है ये मेथड, तो हम इसमें एक और मेथड भी देखते हैं, वो है जो फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है, जंक्शन रूल पर कर सकते हैं। तो पहले हम जो थोड़ा शॉर्ट मेथड है वो देखेंगे, जंक्शन रूल वाला मेथड, फिर उसके बाद हम वोल्टेज रूल से इक्वेशन बनाकर उससे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम ये डायग्राम बना लेते हैं पहले, सर्किट डायग्राम इसका। बच्चों, जो डायग्राम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पर बना लिया है, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने उतना ही ड्रॉ किया है। अब हम इसमें करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं कि करंट किस तरीके से किस आर्म में कितना जाएगा, वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है, जिसका कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो हमको पता है कि करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ से सपोज आई करंट जा रहा है, ये आई करंट जब ए पर पहुँचता है तो ए एक जंक्शन है, जंक्शन पे जाकर ये करंट डिवाइड हो जाता है इन आर्म ए बी एंड ए डी। सपोज ए बी आर्म में जो करंट जा रहा है वो है I1 और AD आर्म में है करंट I2। अब ये I1 करंट जब B पर पहुंचता है तो अगेन ये एक जंक्शन है, तो यहाँ पर करंट फिर से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ करंट डिवाइड होता है अब आर्म BD और BC में। सपोज BD आर्म में ये करंट जाता है I3, तो जब ये BD में I3 चला गया तो यहाँ BC के लिए बचा कितना, आया था I3 इसमें से कम हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, I1 माइनस I3। जंक्शन रूल वैसे भी हमको पता है कि सिग्मा आई की जो वैल्यू होती है किसी भी जंक्शन पर वो क्या होती है, ज़ीरो। मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो जितना करंट किसी जंक्शन पर आएगा उतना ही वहाँ से जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। I3 करंट यहाँ पर आया, ये इसमें I3 करंट है, इधर यहाँ पर ये करंट आ रहा है, ये है I2। तो D पर जो करंट पहुँचा वो कितना पहुँचा, I2 प्लस I3। तो मीन्स अब DC आर्म का करंट हो गया I2 प्लस I3। अब चेक कर लेते हैं हम कि C पर जाके इस करंट को कितना हो जाना चाहिए, I हो जाना चाहिए। तो क्या I हो रहा है? तो यहाँ जो C पर करंट पहुँच रहा है वो एक तो है BC आर्म का और ये DC आर्म का, इनका टोटल कर लेते हैं, I1 माइनस I3 और इधर ये I2 प्लस I3। तो I3 से I3 कट गया, तो I की वैल्यू वापस यहाँ पे कितनी आ गई, I1 प्लस I2। देखिए ये I करंट ही तो आगे A पर जाकर I1 और I2 में डिवाइड हुआ था, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। तो हमने ये सारे करंट्स जो हैं वो इस तरीके से लिख लिए। इनकी ज़रूरत हमको जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो उसमें पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम जो शॉर्ट मेथड है उसको करेंगे। उसमें क्या हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, उसमें हमें हर एक पॉइंट पर ABCD, ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पर पोटेंशियल को देखना होता है कि पोटेंशियल कितना है इन पर। और जब हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है तो किसी भी ब्रांच के थ्रू हम पोटेंशियल ड्रॉप मतलब IR की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर हम किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल, उससे सॉल्व कर लेंगे।
तो चलिए देखते हैं कि पोटेंशियल हमारा ये अलग अलग पॉइंट पर कितना है। बच्चों स्टार्टिंग में कितना पोटेंशियल है 10 वोल्ट। इस 10 का मतलब क्या है कि इधर किसी पॉइंट पर तो 10 है वोल्टेज, और ये 10 वोल्ट जैसे आगे बढ़ रहा है, इधर आगे बढ़ रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। कोई भी रेजिस्टेंस आएगा उसके थ्रू क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा किसी भी रजिस्टर के थ्रू। तो अब आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तो ये 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इस पर आके कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। सपोज ए पर जब ये पहुंचा तो उस टाइम पर ए पे पोटेंशियल रह गया एक्स, ठीक है। तो ए पे पोटेंशियल कितना मान लिया हमने, एक्स। अब आ जाते हैं बी पर पहुंचते हैं, तो ए से जब बी पे गया तो इस 10 ओम के थ्रू कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस 10 ओम के थ्रू सपोज कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद बी पर जो बचता है वो रह जाता है y, ठीक है। तो अब a से b के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, x माइनस वाई। इजीली हम बोल सकते हैं कि ये जो 10 ओम है, इस 10 ओम के रजिस्टर के थ्रू x माइनस वाई का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है। तो अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम b से c पर। c का पोटेंशियल तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि vc तो ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो कैसे होगा, आप c से वापस आइए यहाँ नेगेटिव टर्मिनल तक, तो इस पॉइंट पर तो ज़ीरो होना है ना, क्योंकि 10 जब जैसे जैसे इधर ही ऐसे आगे बढ़ेगा और पूरे सर्किट में होके वापस इधर आएगा तो नेगेटिव टर्मिनल पे आके 0 वोल्ट रह जाएगा, है ना। C से लेकर इधर यहाँ इस पॉइंट तक आप देखो कोई रजिस्टर ही नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जो यहाँ पर है पोटेंशियल 0, ये जो हमने लिखा है उतना ही इधर C पर भी होगा, इसलिए C का पोटेंशियल हमने 0 लिख लिया। अब यहाँ इस सर्किट में हमें सिमेट्री भी दिख रही है कि जैसे ये आमने सामने के रजिस्टर हैं, ये 10 ओम है, इस साइड ये 5 ओम के हैं। तो हम सिमेट्री यूज़ करके इसके जो वोल्टेज है वो बाकी जगह पे वो हम लिख लेते हैं। तो जब हमारा C पर है 0 तो पोटेंशियल ड्रॉप इस 5 वाले के थ्रू कितना हो गया, y माइनस 0 मतलब y। तो मीन सेम ये AD के लिए भी होगा। AD के लिए ये जो 5 ओम का रजिस्टर है इसके लिए भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये y वोल्ट का रहेगा, है ना। तो इस हिसाब से अब D पे कितना आना चाहिए, D पे कितना आना चाहिए, A पर है x, y कम हो गया तो कितना आ गया ये x माइनस वाई। समझ आ गया कि C का 0 है तो ये वाले 5 के थ्रू ड्रॉप कितना आया, y माइनस 0, और y माइनस 0 मतलब y, तो वही A D के थ्रू आना चाहिए बाय सिमेट्री। और जब यहाँ पर ये y आ गया है तो y का ड्रॉप हो गया, पहले कितना था x, तो यहाँ बच गया x माइनस वाई। तो हमने ये सब लिख लिया, A B C D सबके पोटेंशियल हमको पता चल गए हैं। तो हम हर एक आर्म के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, जिसमें भी रजिस्टर लगा हुआ है ना, उस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। बस इतना ही काम करना था। अब हमारे लिए सब इजी हो चुका है, यही जो है यही समझ में आना मेन था। बस अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे बाय KCL, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ रूल का। ये जो हमारे पास फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल, तो उसको हम देख रहे हैं पहले। सपोज A पर, एट पॉइंट A, अब A एक जंक्शन है, इस जंक्शन पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है ना, ये I करंट A पर पहुंचा, I1 I2 में डिवाइड हो गया। अब जस्ट यहाँ I1 I2 की वैल्यू हम लिखेंगे बाय I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी ब्रांच के थ्रू हम निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस हमको गिवन ही है। तो अब देखते हैं हम I के लिए, यहाँ I ये वाला है करंट कि कौन सी है ये ब्रांच, यहाँ से शुरू हुई है 10 वोल्ट से, इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पर 10 है, और A पे आके कितना हो जाता है ये x, तो 10 माइनस x हो गया, और R कितना है ये 10 ओम।
तो आई की वैल्यू रखे तो ये कितनी आ जाएगी 10 माइनस एक्स अपॉन 10। समझ आ गया ना आपको कि इधर ये 10 है 10 वोल्ट, यहाँ आकर ये बचता है x, तो ड्रॉप कितना हुआ 10 माइनस एक्स। आर कितना है इस ब्रांच में 10 ओम का, तो वो रख लिया हमने। ठीक है, v अपॉन आर। अब आ जाते हैं I1 पर। I1 के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ x है यहाँ y, तो ये हो गया x माइनस वाई अपॉन आर मतलब 10। तो x माइनस वाई अपॉन 10 प्लस। अब I2 के लिए देखें तो ये ड्रॉप कितना हुआ, यहाँ पर x है और यहाँ x माइनस वाई है, वो हमने पहले ही देख लिया था, y का ड्रॉप है। तो y अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसमें, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हमने 5 लिख लिया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम 10 और 5 का 10, तो पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2y। ठीक है ना, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया y में, तो 5 2 जा 10, 2y आ गया। और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y माइनस वाई, तो y रह गया, तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई आ गया। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आ गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट बी पॉइंट के लिए जो आर्म ए बी है उसमें करंट गया I1, तो I1 इज इक्वल टू I3 प्लस दूसरा कितना है ये I1 माइनस I3, ऐसे था ना। अब इन सभी ब्रांचेस के लिए हम ये v अपॉन आर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो I1 के लिए ये कितना है, यहाँ x यहाँ y, तो x माइनस वाई अपॉन 10, ये अभी हमने जस्ट यूज़ भी किया था, तो x माइनस वाई अपॉन 10। I3 वाले में देखते हैं, अब I3 के लिए यहाँ पर है y, यहाँ पर है x माइनस वाई, y माइनस x माइनस वाई, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है 5 का है। अब आगे आते हैं इस वाले आर्म में, ये जो है B से C के लिए, यहाँ पर y माइनस 0, तो y अपॉन 5 हो गया। ये इसमें रेजिस्टेंस 5 ओम का है ना। तो अब इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वाई अपॉन 10, इधर हम लिखेंगे ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स अपॉन 5, ये हो गया y अपॉन 5। वही 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, और यहाँ पर ये आ गया 2y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4y माइनस 2x प्लस 2y। कितने y कितने x हैं काउंट कर लेते हैं, 4y और इधर ये 2y, ये तो हो गए हमारे 6, और एक ये आ जाएगा फिर 7, तो मतलब उस साइड तो हो गए हमारे ये 7y, और ये 2x इधर आ गया, तो ये हो गया 3x अपॉन 7। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल टू 3/7x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया हमने। ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें रख देते हैं हम 2x प्लस y की जगह क्या रख रहे हैं हम 3/7x, और ये हो गया 10। 14x प्लस 3x इज, तो 17x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70/17 वोल्ट। ये x की वैल्यू आ गई। y इज इक्वल टू 3/7x में हम x रख देते हैं, 70/17, ये y आ गया 30/17 वोल्ट।
तो x और y दोनों आ गए हमारे पास। x है 70/17 और y है 30/17। तो देखिए हमने सारी वैल्यूज तो अभी यहाँ पे यूज करी ही हैं। I1 क्या है, x माइनस वाई अपॉन 10। तो I1 इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 10। तो माइनस कर देते हैं x माइनस वाई। 70/17 माइनस 30/17 अपॉन 10, 40/17 और ये 10 भी इधर ही आ जाएगा, 10 से ये कट गया, ये आ गया 4/17 एम्पियर। तो I1 हमारे पास आ गया 4/17 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस एक्स अपॉन 10। तो 10 माइनस एक्स की वैल्यू 70/17 अपॉन 10। 70 माइनस 70 100, 100/17 इंटू 10। तो ये यहाँ पर आ गया 10/17। I कितना आया, 10/17 एम्पियर। तो अब I2 भी निकाल सकते हैं हम ऐसे। I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। I है हमारे पास 10/17, I1 4/17। तो ये कितना आया, 6/17। तो I2 इस तरीके से आ गया 6/17। I3 देखते हैं कहाँ हमने वैल्यू रखी है। I3 ये रहा, y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 5। तो I3 क्या है, y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 5, मीन्स ये है 2y माइनस एक्स अपॉन 5। 2y की वैल्यू 30/17 और x की वैल्यू 70/17 अपॉन में है 5, माइनस 10/17 और इसमें ये 5 की मल्टीप्लाई। तो 5 टू ज़ 10। तो इस तरह से ये I की वैल्यू कितनी आ गई, 2/17। I3 की वैल्यू, I3 आ गया ये 2/17 एम्पियर। और माइनस साइन और है इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है कि I3 आया है हमारा अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास I1, I2, I3 आ गए हैं। तो हम करंट को ब्रांच वाइज लिख देंगे। जैसे हमने ये करंट की डायरेक्शन ली है D से C की तरफ, ऐसे है ना एरो, ये इस तरीके से। तो D से C की तरफ ये हमारा प्लस आ रहा है, लेकिन हम इसको C से D की तरफ लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो तब हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो अगर हमने DC लिखा है तो हम प्लस में लिखेंगे, और CD लिख रहे हैं हम इसको तो माइनस में लिखेंगे। तो ये आ गया आंसर फर्स्ट मेथड से। अब इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं बच्चों। सेकंड मेथड जिससे हम जनरली किर्चॉफ रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि लूप एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं कि A B और इधर है ये D, A B D A, ये एक लूप है। इसको हमने मान लिया कि ये है लूप 1, क्लोज लूप लेंगे हम इसमें। ऐसे ही इधर B D C, इसको मान लेते हैं हम कि ये है लूप 2, और फिर A D C और वापस A, इसको मान लिया हमने कि ये है लूप 3। अब इन लूप्स में हम किसी एक पॉइंट से आगे बढ़ते जाते हैं लूप में, और करंट की डायरेक्शन में बच्चों, करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो पोटेंशियल जिधर डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में जो IR लिया जाएगा उसको हम लेंगे कैसा, नेगेटिव। ठीक है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उधर हम IR को नेगेटिव लेंगे। और अगर डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाती है, मतलब हम चल रहे हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में लूप में, जैसे कि ये लूप 1 ही देखें तो हम A से B पर चल रहे हैं तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, B से D पर चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर D से A पर आएंगे जब हम वापस, ये लूप की डायरेक्शन कोई एक हम ऐसे मान लेते हैं। तो जब हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर देखें तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई,
ए से डी, लेकिन हमें लूप की डायरेक्शन में कैसे जाना है, डी से ए, तो साइन उल्टा हो जाएगा। मीन्स अब ये जो है ना करंट की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो पोटेंशियल होता है इंक्रीज। तो ऐसे में जो आई आर है उसको फिर हम ले लेते हैं पॉजिटिव। तो मतलब करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आई आर कैसा आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर जब हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो ये आ जाएगा आई आर यहाँ पर पॉजिटिव। बस यही ध्यान रख के हम आई की टर्म्स में इक्वेशंस बना लेते हैं। आई हम स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि टोटल करंट आई है तो इसमें चला गया I1, इधर आ गया I2, ये सब हमने स्टार्टिंग में अच्छे से देख लिया है। तो अभी हम उसको दोबारा से नहीं समझ सकते, आप वीडियो के स्टार्टिंग में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आपको बस इसका ध्यान रखना है, साइन का। ठीक है, किरचॉफ सेकंड रूल आपको तो पता ही है कि हम सिग्मा आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पूरे लूप के लिए आई आर की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो विद साइन बस हम इसको लेकर इक्वेशंस बना लेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं इक्वेशंस बाय KCL। KCL तो हमारे पास है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इस रिलेशन को भी हम यूज़ करेंगे बीच में। अब बाय KVL, और KVL से हम ले रहे हैं इन लूप 1। पहले 1 लूप में हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए जिधर जिधर हमारा ये करंट की डायरेक्शन के एरोज हैं अगर हम उसी में ही चल रहे हैं तो हम माइनस साइन में ले लेंगे, और जो अपोजिट आएगा करंट की डायरेक्शन के उसको प्लस में ले लेंगे। बच्चों ये साइन जो है ये दोनों तरह से ले सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव अगर हम लेंगे तो जब वोल्टेज इंक्रीज हो रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्या है रूल, सिग्मा वी या सिग्मा आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये अप्लाई करना है हमें इसमें। I1 तो है ही, और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो -10 I1। उसके बाद हम आते हैं इस वाली B से D तक की ब्रांच में, यहाँ पर D मिसिंग है, तो B से D ब्रांच में हम आते हैं तो उसको हम लिखेंगे फिर -5I3। हम यहाँ करंट की डायरेक्शन में डिक्रीजिंग वोल्टेज की वजह से नेगेटिव साइन ले रहे हैं। ठीक है, अब D से A के लिए बच्चों आप देख रहे हो ना करंट की डायरेक्शन अब हमारे जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे, ये जो लूप है इसके अपोजिट आ गई, तो हम यहाँ पर अब माइनस ना लेके प्लस ले लेंगे, क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल नहीं है, करंट इधर से आ रहा है ना, तो जिधर से करंट चलता है वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब D से अगर A की तरफ जा रहे हैं इसलिए प्लस लेंगे, और प्लस आ जाएगा 5I2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पूरी इक्वेशन को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2I1 I3 I2। अब ऐसा करते हैं, माइनस भी कॉमन लेके इसको तब लिख देते हैं, इसका साइन चेंज होगा तो ये क्या हो गया -I2 प्लस I3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 इन लूप 2। सेकेंड लूप में बच्चों इसमें हम B से चलना शुरू कर रहे हैं, इधर से B से D की तरफ, तो B से D की तरफ मतलब हम इस एरो की ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए इसको नेगेटिव ले लेंगे, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये आ गया -5I3। उससे नेक्स्ट D से C में भी क्या है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे -10I2 प्लस I3। अब C से B पर जब जाएंगे तो ये डायरेक्शन फिर कैसे हो गई, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की, क्योंकि एरो तो इस तरफ है और हम लूप के हिसाब से इधर जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम प्लस, तो +5I1 माइनस I3 इज इक्वल टू ज़ीरो। -5I3 -10I2 -10I3 प्लस 5I1 -5I3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है -10I2, फिर उसके बाद I3 वाली टर्म, तो I3 I3 I3
तो 10 और 5 15 और -5 ये हो गया 20, तो -20i3। अब हम इसको माइनस से भी डिवाइड कर लेते हैं और साथ में 5 से भी। तो जो प्लस है वो तो माइनस हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया तो i1 रह जाएगा। माइनस का प्लस हो गया, 5 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। माइनस का प्लस हो गया, 20 है, 5 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। बन गई इक्वेशन नंबर 2। लूप 3 कौन सा लिया है हमने? ए, डी, सी और फिर वापस ए डी सी और फिर ए। तो इस लूप में फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं ए से चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम, ए से डी। तो -5i2। फिर हम जाएंगे डी से सी, -10i2 प्लस i3। फिर उसके बाद हम जाएंगे सी से इधर वोल्टेज की तरफ। तो अब हम आ जाते हैं वोल्टेज पर। वोल्टेज माइनस से प्लस पे जा रही है ना, इस डायरेक्शन में। इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इंक्रीजिंग पोटेंशियल मतलब हम यहाँ पर प्लस लेंगे, तो इसको +10 लिख देंगे। उससे आगे आते हैं तो ये रेजिस्टेंस आ जाता है। यहाँ 10 ओम का है और करंट कितना है इसमें? I। तो ये भी इसी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, तो -10i इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये आ गया -5i। अब हम तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं एक साथ। साथ लिख लेने में हमें ये बेनिफिट है कि इनको इक्वेशन को देख के ही हम ये ऐसे पहचान पाएंगे कि अगर सेकंड इक्वेशन में हम 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो इन दोनों से i1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेकंड थर्ड इक्वेशन में भी अगर इस सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करके हम थर्ड के साथ ऐड कर दें तो इससे भी i1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा ही करते हैं। क्या करना है हमें? फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, इक्वेशन 1। इसमें ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 1 को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2i1 -i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0। और इस सेकेंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i1 प्लस 4i2 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 0। ये हम ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसल। 4 - 1 3i2, 9i3 इज इक्वल टू 0। और 3 कॉमन आ गया, i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 0। और i2 इज इक्वल टू -3i3। ये हम रिलेशन यूज कर लेंगे आगे। अब फिर से क्या करना है हमें? इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करनी है 2 की और उसको 3 में ऐड कर देना है। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 में 2 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -2i1 प्लस 4i2 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 3 में हम इसको 3 को तो ऐसे ही लिख ले रहे हैं, 2i1 5i2 2i3 2। इन दोनों को करना है हमें ऐड। तो अब इन्हें ऐड करेंगे, ये कैंसल। 4 + 5 9i2, 8 + 2 10i3 इज इक्वल टू 2। इसमें अब हम पुट कर देंगे, हियर वी पुट i2 is equal to -3i3, then we get 9i2 मतलब -3i3
10I3 इज इक्वल टू 2, तो -27I3 प्लस 10I3 इज इक्वल टू 2। तो ये है यहाँ पर -27 प्लस 10 मीन्स -17I3 इज इक्वल टू 2। I3 की वैल्यू क्या आ गई? -2/17 एम्पियर। ये I3 आ गया है। अब I3 इतना है तो यहाँ इस रिलेशन से देखें I2 कितना आ जाएगा? I3 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। I2 इज इक्वल टू -3I3 -3 और I3 की वैल्यू -2/17, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6/17 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास I2 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन 1 से फाइंड कर लेते हैं I1। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास 2I1 माइनस I2 प्लस I3। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम I2 की -6/17 और I3 की वैल्यू -2/17 इज इक्वल टू 0। तो 2I1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 हो गए, माइनस है उधर जाके ये प्लस हो जाएंगे, 8/17। तो I1 आ जाएगा 4/17। ठीक है, अब हमारे पास I1 है 4/17 एम्पियर, I2 है 6/17 एम्पियर और I3 है -2/17 एम्पियर। तो बच्चों इन 3 की हेल्प से हमने जैसे पहले सभी ब्रांचेज में करंट फाइंड किया, तो सेम ऐसे ही अब भी आगे हम सभी ब्रांचेज में करंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पिछले मेथड में जाके बस लास्ट में देख लेंगे तो आपको सारे ब्रांचेस के करंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई इससे रिलेटेड डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।